ये लिए अंबाला मैम को जोड़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। थोड़ी सी खांसी है, सो प्लीज इन बिटवीन अगर शो खांसी आती है तो नहीं मैम, प्लीज आप बीच बीच में थोड़ा सा ल्यूकॉम सिप लेते रहिए ताकि आपकी जो खांसी है वो थोड़ा कम रहे। मैम मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी हम लोगों ने तमाम जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश की कि पूरी ग्लोबल की स्थिति क्या है। भारत का 15% हो गया। मैं आपको सेक्टर वाइज भी आऊँगा हम लोग कि किस तरीके से ये नेगेटिव है कुछ सेक्टर्स के लिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पे जो 15%, क्योंकि पूरी दुनिया पे 15% लग गया है यहाँ पर, भारत भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे हमारी जो टीम जाने वाली थी अमेरिका बातचीत करने के लिए यहाँ पर, वो अभी फिलहाल के लिए उसमें ब्रेक लग गया है यहाँ पे स्थिति। आप निफ्टी को कैसे देख रहे हैं? और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का भी जिक्र कर देता हूँ मैम, क्योंकि एक बैंक निफ्टी एक ऐसा है यहाँ पे जो सेक्टर जो स्ट्रेंथन बनाया हुआ है लगातार, पीएसयूज की मजबूती दिख रही है यहाँ पे। क्या अगर आज इस गैप अप के ऊपर ये मौका रहेगा कि अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया जाए यहाँ पर निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक में अगर आपको गैप अप 62,000 के ऊपर मिल रही है फॉर एग्जांपल, या फिर इंट्राडे में 62,000 का मतलब है हर्षी कि हम लोग 800 850 पॉइंट गैप अप ओपन हो, तो इंट्राडे में अगर आपको जैसे आज हम लोग गैप अप ओपन हो रहे 300 पॉइंट के आसपास होंगे और 62,000 के ऊपर का भाव अगर आपको निकल जाए, क्योंकि मंथली सीरीज कल क्लोज हो जाएगी, तो आज अगर आपको 62,000 के ऊपर एनीवेज खुलने के बाद भी इंट्राडे में कभी भी आपको मौका मिल रहा है 62,000 के आसपास आपको अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए। दूसरी जो चीज है कि अभी मैं आई वॉज रीडिंग वन डेटा जिसमें बैंक्स की जो स्पेसिफिकली पहली बार ऐसे हुआ है कि एक लाख करोड़ के ऊपर उनका मुनाफा निकल रहा है। एक और जो बुक निकली है वो बहुत अच्छी एक बात है बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ, यानी इतने जहां पर आपको बुक्स इंप्रूव हुए हैं, डिपॉजिट्स का कंसर्न रहा, उन सब ऑड्स के बाद भी जो रेवेन्यू बैंक्स ने दिखाया है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, डबल डिजिट की ग्रोथ थी वो। तो बैंकिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, तो ये तो आगे के लिए मजबूती चाहिए ही चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की भी अगर मैं बात करूं तो काइंड ऑफ 20 से 15%, 15 से 20% आपका पोर्टफोलियो वेटेज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में रहना चाहिए अगर आप जीडीपी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के अगर आप बुलिश है तो फिलहाल के लिए 62,000 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग बनती है। एंड पोर्टफोलियो एस्पेक्ट से भी अगर आप रीबैलेंसिंग के बारे में सोच रहे हैं, दो वी आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, बट स्टिल इन दिस मार्केट देयर आर सम बैंक्स जो अभी भी डिस्काउंट पे है, उन बैंक्स को लेकर के आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अगर चाहें तो रिशफलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैम ने बताई यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप हटा दें यहाँ पे, जो प्राइवेट और सरकारी बैंक है, 20 प्राइवेट बैंक हो गए, 12 सरकारी बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है बेसिकली, उनके हिसाब से आप देखें तो 1 लाख करोड़ के ये जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम। तो मैम अब यहाँ पर निफ्टी को लेके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पे? निफ्टी में आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। देखिए अगर आपका 25,350 टूटता है इस हफ्ते, मतलब कल और आज में, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स अनदर 2 से 3% के लिए ओपन हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, अगर 25,870 25,870 के ऊपर अगर हमको आज या कल क्लोजिंग मिलती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए अलग से 3 से 4% की अपसाइड पोटेंशियल ओपन हो जाएगी। सो आज की ये एक रेंज है जो आपको मंथली क्लोजिंग पर ऑब्जर्व करनी है। आज और कल के हिसाब से यानी मंथली कैंडल किस तरह की बनेगी इस क्लोजिंग बेस पर, एक्सपायरी वाली कैंडल आई मीन टू से। दूसरी चीज, आज के लिए जो ये गैप अप हो रहा है इसमें आपको आई डोंट सी कि आपको यहाँ पर तुरंत कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। इस गैप अप को आराम से एक बार प्राइस में प्राइस इन होने दो, कूल ऑफ होने दो, और वापस अगर आपको मौका मिले, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, अगर आपको वापस मौका मिले 25,650 के आसपास, यानी 25,600 25,650 के आसपास जब प्राइस वापस से कूल ऑफ होकर के आए, वहां आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कीप इन माइंड कल एक्सपायरी है, तो वहां से आपको स्टॉप लॉस जो है छोटा रखना है, 25,470 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड अपसाइड के लिए फिर से 25,800 25,870, यानी जो हाई अगर बन जाता है तो वही आपके लिए एक टारगेट के तौर पर रहना चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड, गैप अप में तुरंत न्यू लॉन्ग नहीं करना है, कूल ऑफ होने दो,
25,600 650 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25,470 का मेंटेन करना, और जो वापस से टारगेट है 25,800, 25,800 और 25,870 के आसपास का सेकंड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैम ने पूरे विस्तार से आपको सब चीज़ें समझा दी। यहाँ पर दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं। दीपेश कोंडल जी कह रहे हैं स्ट्रेटजी, सर स्ट्रेटजी आपके सामने रख दी, राजेश जी ने भी और अम्बाला जी ने भी। यहाँ पर मोहम्मद जो है यहाँ पर सर, मोहम्मद जी कह रहे हैं हर्ष जी गुड मॉर्निंग, आई एम योर फैन सर, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए, और आपके जो सवाल हम लोग फटाफट से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैम मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अब इससे जुड़ी जो खबर है वो उस पर आना चाहूँगा, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक आएंगे। मैम जैसे मान लीजिए टाटा स्टील की बात करता हूँ मैं, टाटा स्टील का जो बिजनेस है वो नीदरलैंड में है, यूके में हम लोग जानते हैं अच्छा खासी हिस्सेदारी है। अब जो इंग्लैंड के ऊपर था वो 10% के आसपास टैक्स लगा था, अब हो गया 15%, ग्लोबल के हिसाब से हो गया 15%। तो वो इसका इम्पैक्ट जो है इसके स्टील सेक्टर के ऊपर, टाटा स्टील के ऊपर देखने को मिलेगा। अब मैं अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट या फिर मतलब नॉर्मल टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं मैम, क्योंकि अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है यहाँ पे। चाइना की बात करें 15% हो गया वहाँ पर, जबकि उसका 25, 30, 35% के आसपास था यहाँ पे अमेरिका की तरफ से। यहाँ पे वियतनाम है, उनका भी 15% के आसपास, या फिर दूसरे जो देश बांग्लादेश हो गए। तो मैम इसको क्या आज हम लोगों को थोड़ा सा रडार पे रखना चाहिए? क्या नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं इन शेयरों में? आप इसको इस तरह से देखिए कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान, और स्पेसिफिकली ये बहुत ही अब आपको वही ढूंढना है जो आप चीज एक एक करके जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, आप उसी तर्ज पर मेरे ख्याल से करने की कोशिश करें कि किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए, एक तो ग्लोबल जो टैरिफ लगा है 15% अभी है, बात का पता नहीं, लेकिन 15% का जो अभी ग्लोबल टैरिफ है, तो जो कंट्रीज एफटीए थी अभी तक भी, या फिर जिनको एक होता है ना एक एडवांटेज मिलता था, अभी रिसेंटली इन्होंने हमारी स्पेसिफिकली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो रिसेंटली जो अभी वियतनाम, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के साथ में जो उन्होंने थोड़ा सा नर्म वाला स्वभाव दिखाया था बांग्लादेश के लिए स्पेसिफिकली, कि अगर आप हमसे कॉटन लेंगे, हमारा कॉटन लेंगे तो आपको 0 टैरिफ में लेकर के आ जाएंगे। इट वाज लाइक दैट डिस्कशन। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पीर कॉम्पिटिटर था उस पर भी 15% है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए, अब कहीं से एक पॉइंट आपको फायदे का ढूंढना है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको थोड़ा सा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय के लिए 150 दिन का टैरिफ है, अगर जो एक्सटेंड नहीं होता है बाद में, सो 150 डेज तक के लिए तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ही टैरिफ्स लगेंगे। दूसरी बात ये कि चाइनीज स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने एक चीज और हाईलाइट की कि चाइना को 25-30% के स्लैब में रखा हुआ था, ब्रैकेट में था कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। ये समझना, ये कहना ये खराब है, क्योंकि चाइना से हम कॉम्पीट आज के डेट, अब आई हैव टू से दिस, बट चाइना से हम आज के डेट में कॉम्पीट नहीं कर सकते, चाहे वो ईएमएस प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी के टोटल आउटफ्लो, यानी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, मुद्दे की बात यह है कि क्या हम अपनी ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर इंप्रूव कर पाएंगे। तो अगर चाइना के लिए चाइना या दूसरी कंट्री जहां पर हमसे कम या फिर हमारे बराबर अभी ग्लोबल टैरिफ है, यानी अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर कम ज्यादा वाली बातचीत नहीं रह गई है। जिन कंट्रीज पर ज्यादा थे, जिसमें हमारे मेन राइवलरी बोल लीजिए या फिर मेन हमारे कॉम्पिटिटर्स बोल लीजिए, जिसमें कि बांग्लादेश और चाइना को मैं देखती हूँ स्पेसिफिकली, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर के, हमारी केमिकल मार्केट को लेकर के, हमारी टेक्सटाइल मार्केट को लेकर के। तो ये इन सारे सेक्टर्स पर फोकस अभी रह सकता है आज की डेट में। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस, अगर कोई स्टॉक आपको लग रहा है जो बहुत ही ऊपर के भाव पर है, वैसे तो टेक्सटाइल स्टॉक्स ऑलरेडी काफी डिक्लाइन हो चुके हैं, तो वहां पर ऑलरेडी डेंट है। हो सके तो ये न्यूज सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, ये न्यूज थोड़े समय के लिए आप एक पॉजिटिव प्ले के तौर पर देख सकते हैं। तो जहां पर मिले मौका, वहां पर दबे हुए यानी डिस्काउंटेड प्राइस पर टेक्सटाइल स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, और जब ये व्यू सिर्फ 1-2 हफ्ते के रखिए, प्रॉफिट लेकर के निकल भी जाइए। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए हमने ये रखा, आप हमारे लिए बहुत, दर्शक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके सवाल यही था कि क्या इस टेक्सटाइल शेयरों को चेस करना है कि नहीं करना है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दर्शक जो है आंख बंद करके भाई ये इस तरह की खबर आ रही है तो फायदा होगा, तो नहीं, आप ये देखिए इसको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखिए कि दूसरे देशों के हिसाब से हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दर्शकों के बहुत सारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर सवाल है, मैं बिल्कुल लूंगा। एक सवाल जी मैम, आपने टाटा स्टील के लिए भी बोला था, तो टाटा स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो वहां पर डिस्कशन हुआ था, मतलब स्टील एल्यूमिनियम को, उन्होंने उसको भी थोड़ा सा दरकिनार करके रखा है, क्योंकि वो भी बहुत ही कोर सेक्टर की इंडस्ट्री में कंसिडर होती है।
सो टाटा स्टील पिछले सेशन में 208 पर क्लोज हुआ है। इन माय ओपिनियन 200 से 205 का भाव हर्षी गुड प्राइस है फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है मैम, चलिए मैम ने यहाँ पे भी क्लैरिटी दे दी। अब एक सवाल ले लेते हैं मैम। हमारे जो दर्शक हैं वो मोहम्मद जी वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हैथवे के 6000 शेयर ले रखे हैं और करीब 15 रुपए के भाव के ऊपर, और एक स्टॉक है इनका मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने जो भाव है 145 का। क्या करना चाहिए मैम? दोनों भाव नीचे, मतलब मंगल तो इन्होंने 145 पे ले रखा है, 251 के आसपास है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 145 शेयर से 378 के भाव पर। तो यानी कि दोनों जो हैं, चाहे आप मंगल की बात कर लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज या हैथवे की, दोनों ही नीचे प्राइस पे हैं। तो हैथवे तो आप जैसा है और जितना है उतना ही रखिए, उसमें कुछ आपको और इंक्रीज करने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, क्योंकि स्टॉक उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो 11 रुपए 10 पैसे पर है, जितना है आप उसको एज इट इज रखिए। यस यू कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक। टाइमलाइन जरूर रख लीजिए अपने इस स्टॉक के साथ में इस बार, मतलब दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। आप कम से कम इसको सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम दीजिए। इस 3 मंथ्स में ये आपको 13.5 से लेकर के 15 के आसपास का भाव एक बार दिखा सकता है। मैं नहीं बोल रही कि एब्सोल्यूट 15 ही, लेकिन 13.5 से 15 की रेंज में आ सकता है। वहां पर आप चाहे तो एक बार एग्जिट की कोशिश करिए। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक मुझे नहीं लगता। ठीक है। हाँ मैम प्लीज़ आप पानी लीजिए, जब तक अपने दर्शकों को हम लोग बताते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आखिर हुआ क्या है। तो देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ क्या, कौन कॉल थी 8 बजे, उसमें से निकल के क्या आया, क्योंकि स्टॉक उसी के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो इसकी एक मतलब आप समझिए कि खुलासा हुआ है यहाँ पर कुछ घोटाले को लेकर। बैंक की शुरुआती जो आंतरिक जाँच है उसमें हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में अनधिकृत और साथ ही संभावित धोखाधड़ी जैसी जो गतिविधियां हैं उनका पता चला है। हालांकि जो हरियाणा सरकार है उसने क्लैरिटी दी है इसके ऊपर, ये जानकारी जो है सेबी जो है उसको दी गई है यहाँ पर। और अब जो है यहाँ पर निवेशकों और जो बाजार के सामने जो है तमाम तरह की चीज़ें जांच के दौरान पता चला है कि जो गड़बड़ी है करीब करीब कुल मिलाकर 590 करोड़ के आसपास की है यहाँ पर। तो इस हिसाब से 590 करोड़ के है जो नंबर्स के हिसाब से देखा जाए, तो बैंक ने कहा है कि ये वास्तविक असर जो है वो तय नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है क्लेम की जांच, रिकवरी की प्रक्रिया, कानूनी जो कार्रवाई है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब इसमें देखिए कौन कॉल में निकल के क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। और जो इनके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं यहाँ पे वी वैद्यनाथन, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा है कि 10 साल में पहली बार ऐसा मामला निकल कर आया है ये चीज़। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक जो मामला है सिर्फ एक ब्रांच तक सीमित है, इट्स नेवर सीन इन 10 years ऑफ द बैंक, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो बेस्ट केस आकलन है, जो ओवरऑल जो नंबर्स निकल के आते हैं वो 590 करोड़ के आसपास आते हैं और इससे ज़्यादा का नुकसान की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। बैंक के सिस्टम और कंट्रोल पर जो बैंक का जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत मजबूत जो है पकड़ है। जो ये पूरा मामला है डिजिटल नहीं है बल्कि फिजिकल है यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि द इंसिडेंट इज नॉट अ डिजिटल बट अ फिजिकल वन। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल कर आई हैं यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से कौन कॉल में क्या निकल के आया। और मैं आपको बता दूं ये पूरा 590 करोड़ है, अगर आप इसका प्रॉफिट निकालें ना ओवरऑल तो ये 20% हो जाता है पूरे साल का प्रॉफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। मैम कैसे देखना चाहिए इस पूरे मामले को और क्या करना चाहिए ऐसे में अगर गैप डाउन होता है, स्थिति दिखती है तो? ऑलराइट, तो हर चीज सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कॉन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑब्जर्व करने के लिए कि इनका व्यू क्या है। क्या ये इसको एक टेक्निकल एरर के तौर पर ही देख रहे हैं या फिर एक बहुत ही विस्तृत, या फिर मतलब बैंक के रूट्स में कोई दबे मुर्दे या कोई ऐसे और स्केलेटन्स तो नहीं लग रहे, इस तरह के केस और फ्यूचर में तो नहीं आएंगे। सो दे हैव क्लियरली सेड दिस इज स्पेसिफिक टू ओनली वन ब्रांच एंड इसमें जो भी उन्होंने प्रोसीड्स ली है, यानी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने केस वगैरह फाइल कर लिया है। वन मोर थिंग कि ये कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग 71,000 करोड़ की एक ओवरऑल मार्केट कैप है। तो इसके प्रॉफिट का जो आपने ऑलरेडी बताया कि 20% तक का एनुअल प्रॉफिट का ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन स्पेसिफिकली जहां पर मैनेजमेंट ने ये एक कमेंट्री दे दी है दैट वी आर ऑब्जर्विंग इट, दे आर अवेयर ऑफ इट, तो ये जो अटेंटिवनेस होती है ना, ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को या फिर प्राइस के सेंटिमेंट्स को, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को टू बी स्पेसिफिक,
एक सपोर्ट देने का काम करती है। और किसी भी पैनिक में अगर इस तरह की कमेंट्री आ रही है तो ये एक पॉजिटिव नोट पर लेना चाहिए। अब यस, क्योंकि न्यूज नेगेटिव है और बैंकिंग बिजनेस इज लाइक कि आपको ट्रस्ट के ऊपर वो बिजनेस चलता है पूरा, और किसी भी तरह का आपके पैसे के साथ, क्योंकि पैसा तो आम आदमी का ही है ना, वो इन अदर वर्ड्स, या फिर कंपनीज का है, तो आपके पैसे के साथ में इस तरह की अनदेखी बोलना चाहिए या फिर ओवर साइटिंग अगर हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को डेंट जरूर करती है। सो एज एन इन्वेस्टर हमारी आज की डेट में तो पॉलिसी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। दूसरा चीज, अगर ये हमको 75 74 तक एनीवेज आज या कल या इस मंथ में भी मिलता है, सो इट विल बी एन एवरेजिंग लेवल फॉर अस, फॉर मी स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ से आपको रीबाउंड की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। बिकॉज इन लास्ट 3 years आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 35% की गेन दे पाया है, लेकिन अगर आप लास्ट 1 year में बोलेंगे तो 33% के रिटर्न इसने दिए हैं। सो एक कहीं ना कहीं डिप में खरीदने लायक बैंक है, लेकिन इस चीज का गैप डाउन इफेक्ट हम लोग देख सकते, इसका इम्पैक्ट जो है गैप डाउन के तौर पर हमको दिख सकता है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है ये इसको वहां से सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगी। सो एज एन इन्वेस्टर फॉर यू, इट्स नॉट अ टाइम टू बी पैनिक। आप यहाँ पे पैनिक मत हो, लेकिन बस इतना ही ऑब्जर्व करिए कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आती है। इन्होंने बोल तो दिया है कि ये इतना मतलब अलग ब्रांचेस तक या अदर अकाउंट्स तक ये फैला हुआ नहीं है, बट यू गॉट टू बी कीन ऑब्जर्वर नाउ। आपको चेक जरूर करना होगा बारीकी से कि कहीं फ्यूचर में तो कुछ इस तरह की नई चीजें नहीं निकल रही है। और यहाँ पे देखिए दर्शकों को बता दें, जो मैंने बताया FY26 के अनुमानित के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 20 से 22-25% के आसपास होगा ये। दूसरी चीज़ CET1, जिसे बेसिकली देखिए जो कैपिटल रेशियो होता है बेसिकली बताता है कि कोर कैपिटल क्या है, उसका अगर आप परसेंटेज निकालें या फिर बेसिस पॉइंट निकालें तो ये जो करीब है ये उसका 19 बेसिस पॉइंट का असर इस पर देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से अगर आप आकलन करें तो ये देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देख रहा था तो उन्होंने कहा है कि भाई हमको जो है इसका लोकल स्तर पर जो असर है वो सीमित दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो कंट्रोल और गवर्नेंस के ऊपर दिखता है यहाँ पर। तो मैम एक चीज़ समझाइए कि अब जो अगर गिरावट आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, नहीं अभी रुकना चाहिए? देख लेना चाहिए एक बार तो, क्योंकि मैनेजमेंट ने, देखिए बैंक, एज आई सेड, बैंक चलता है ट्रस्ट के ऊपर। आप भरोसे पर किसी को अपना पैसा दे रहे हो तो ट्रस्ट डेंट आएगा, उस ट्रस्ट डेंट की वजह से हम लोग गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे। बट प्रोएक्टिवली जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री कर दी है कि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांच, एक स्पेसिफिक अकाउंट्स को लेकर के ही ये कंसर्न मिला है। तो यहाँ के पर हम लोग एक तुरंत एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये आज का जो भाव है, हो सकता है आज या कल फॉर दैट मैटर 74 तक मुझे ठीक ठाक ही लगता है, पैनिक होने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। तो आप इसको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर के चल सकते हैं। टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 70। लेकिन एक चीज फिर से अंडरस्कोर, मैंने मेरे ख्याल से 3 बार बोला इस बात को, बैंक्स चलते हैं ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट इश्यू अगर आता है तो थोड़े दिनों के लिए, अभी देखिए बहुत सारी आपको यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, क्योंकि बड़े म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें बहुत पैसा लगा है। आप इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करिए। एंड दिस इज वन बैंक जिसने, मैंने इसीलिए वो पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट भी किया, जिसने एक साल में 33% के आसपास का रिटर्न दिया है। सो ऑल ऑफ सडन आप बहुत जल्दी इसमें से एग्रेसिवली प्रॉफिट, अगर आप उतने ही प्रॉफिट में, इफ यू आर इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन 22% और 24%, तब तो आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग यू कैन रियली होल्ड एज ऑफ नाउ। और उछले स्तर पर, यानी एक गिरावट के बाद जब ये 90 के आसपास आए, देयर यू कैन प्लान सम प्रॉफिट बुकिंग, जो कि लगभग इस साल के 42% के रिटर्न के आसपास का होगा। सो फिलहाल के लिए होल्ड कर जाइए, गैप डाउन हो तो पैनिक मत करो। 74-75 के आसपास बाय कर सकते हैं। 70 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि वो इसके 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 100 डेज के मूव 50 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के नीचे है, एंड आइडियली दैट शुड वर्क आउट एज अ सपोर्ट रेंज। ठीक है मैम, अभी मैं आपके सेक्टर्स जो है या फिर कहेंगे जो स्टॉक स्पेसिफिक आपको पसंद आ रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे प्राइम मेंबर है सलील खान जी, ये करें ब्रेन बीज सोल्यूशन के, इनके पास 271 शेयर हैं 440 के भाव पर, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे शॉर्ट टाइम 2 से 3 दिन के लिए, क्या मानना है मैम आपका? और ब्रेन भी इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्राई कंपनी है ये बेसिकली। मैम क्या सलाह रहेगी यहाँ पर?
ब्रेन बीस को देखिए, कल ये डिस्कशन में आया था स्टॉक। अब उस दिन इंट्राडे का स्टॉप लॉस डिफाइंड था बट वो ब्रीच नहीं हुआ। सो बिकॉज वो स्टॉप लॉस अभी ब्रीच नहीं है, तो आज के दिन में आपको आई डोंट थिंक सो ये बचेगा, लेकिन 200 रुपए का स्टॉप लॉस फिर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। आप इसका हाई बीटा नेचर है, आप ये समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही दिन में इसने आपको 210 भी दिखाया है और 240 भी दिखाया है। सो रेंज बड़ी ट्रेड होती है, उस रेंज के मद्देनजर आपको ये चीज समझना जरूरी है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो, पंगे नहीं लेना है, स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है। हालांकि अगर ये स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल में आपको बता देना चाहती हूँ जहां पर मुझे लगता है कि मजबूती पकड़ के आपको बढ़िया एग्जिट दे पाएगा। सो यू गॉट टू वॉच आउट 445, सॉरी आई बेग योर पार्डन, यू गॉट टू वॉच आउट 245, 245। सो 245 के ऊपर अगर सस्टेन होता है हर चीज, तो 280 और मुझे लगता है कि 330 का ये लेवल पार कर सकता है। और ये दायरा भी सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर के लिए ही मैं बोल रही हूँ। सो फिलहाल वॉच करना है कि क्या ये 245 के ऊपर सस्टेन होता है या फिर 200 को ब्रीच करता है। सो दैट दीज टू लेवल्स यू नीड टू वॉच आउट नाउ। ठीक है मैम। मैम आपको कौन सा सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक मौजूदा स्थिति में देखने को जो लग रहा है आपको कि एक बेहतर अपसाइड की यहाँ पे उम्मीद के तौर पे देखा जा सकता है? मैं एक सेफ बेट आज देख रही हूँ एसीसी में। तो मुझे आप इसको ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक ही स्टॉक यहाँ पर शेयर करूंगी, ज्यादा नहीं, नॉट फॉर टुडे एक्चुअली। मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एसीसी आज अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा स्टॉक है पाइन लैब्स। तो ये 2 स्टॉक्स हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो पाइन लैब्स। और दोनों स्टॉक्स में मैंने ट्रेड का आइडिया नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों स्टॉक्स का एक अपना फोर्टे है, अपनी एक इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिबाउंड एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। टू बी स्पेसिफिक, एसीसी 1600 के आसपास है, अभी 1612 पर कल सेशन में क्लोज हुआ। एनीवेज 1570 से लेकर के 1630, ये ऐसी रेंज है जहां पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेशन के तौर पर दिख सकती है। सो इफ यू आर प्लानिंग समथिंग टू बाय इन दिस मार्केट, जहां पर आपको एक रिटर्न एसीसी में मैं 1710 का एक भाव देख पा रही हूँ टारगेट के तौर पर, और दूसरा 1770 कम से कम। और ये दोनों ही टारगेट 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्टॉप लॉस एसीसी में आप मेंटेन करके चल सकते हैं 1520 का, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है इन 2 टारगेट्स के लिए। ठीक है। एक दूसरा स्टॉक है जी बताइए मैम। पाइन लैब्स। पाइन लैब्स में एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में हम 200 रुपए से लेकर के 190 की इस रेंज में बाइंग ले सकते हैं, जिसमें कि हम टारगेट कम से कम 218 रुपए का 218 का मेंटेन करके, दूसरा टारगेट लगभग 225 रुपए का ही हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, मुझे तो उतना ही लग रहा है। और जो स्टॉप लॉस है हमें यहाँ पर सिर्फ 185 का मेंटेन करना है। तो पाइन लैब में भी एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और स्टॉक है जो आज आपको रडार पे रखना चाहिए, और जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर भी आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आप अपने रडार पर रखिएगा। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे जो हरियाणा सरकार से जो डी एम्प्लॉयमेंट था यहाँ पर उसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब किसी संस्थान को या बेसिकली किसी बैंक को अधिकृत सूची से बाहर किया जाता है तो वो एक चीज़ होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे खबर क्या है, देखिए इन्होंने कहा है कि जो इनिशियल जो स्टेज है यहाँ पे जो जांच की गई है वहाँ पे, उसमें किसी भी तरीके का वित्तीय नुकसान या धोखाधड़ी के संकेत नहीं मिले हैं यहाँ पे। और अभी जो है आंतरिक समीक्षा जो है इंटरनल रिव्यू जारी है यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि 17 फरवरी को हरियाणा सरकार की कुल जो जमा राशि थी बैंक में वो 735 करोड़ के आसपास थी। 21 फरवरी को ये घटकर 538 करोड़ हो गई। 200 खातों के अंदर के हिसाब से अगर दिखाया तो ये घट गई। ये पूरा मामला है यहाँ पर। अब ऐसे के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है हरियाणा सरकार की जो राशि है उसका कुल डिपॉजिट का 0.4% हो जाता है यहाँ पे, और तब से इस बात पे बवाल मचा हुआ है। इस तरह की खबरें भी आई यहाँ पर कि डी एम्पैनलमेंट जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि स्पष्टीकरण आया, क्लैरिटी और आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। मैम क्या करना चाहिए यहाँ पर? एयू स्मॉल की अगर आप एक सेकेंड जी, मैं एक्चुअली दूसरी कुछ चीजें देख रही थी। ठीक है, तो जैसे कि गैप लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है लगभग 3.5-4% की प्री मार्केट में दिख रहा है, तो आप उसको इतनी जल्दी भुनाने की कोशिश मत करें। तो मेरे हिसाब से अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो कि पिछले सेशन में 1030 के आसपास लगभग बंद हुआ था, हमको कहीं ना कहीं 950 के आसपास फिर से मिल जाएगा।
तो वहां हम डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग व्यू इनिशिएट कर सकते हैं, अगर हमारा नजरिया कम से कम 3 मंथ से 6 मंथ का तो एटलीस्ट है। और रही बात 950 पर आपकी खरीदारी होने के बाद आपको सिर्फ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 50 पॉइंट दूर यानी 900 रुपए का मेंटेन करना है, उसके अगेंस्ट में 1000 से लेकर के 1040 के भाव दिख जाएंगे टारगेट के तौर पर। ये एक रिस्की बेट रहेगी और आप एक अच्छे बैंक में नेगेटिव न्यूज के डिस्काउंट के बाद आप एक प्ले कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है मैम, एक दर्शक जिस पे हमने बात की थी यहाँ पे मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, दरअसल वो उनका ये सवाल आया और बार बार भेज रहे हैं, दरअसल परेशान वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि अम्बाला मैम ने कॉल दिया था, सॉरी मैम मैंने स्टॉप लॉस पर सेल नहीं किया, अब क्या करूं प्लीज बताइए, कोई रास्ता है? देखिए स्टॉप लॉस होते ही इसीलिए है कि अगर रिजल्ट्स वगैरह खराब आए कंपनी के तो यू शुड हैव अ प्रोटेक्शन टू योर कैपिटल। तो फिलहाल के लिए इसमें मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी सरवाइव कर पाएगा, बट आप एक चाहे तो आप एक ब्रेकआउट लेवल जरूर वॉच आउट कर सकते हैं कि क्या ये 280 के ऊपर फरवरी मंथ में यानी 28 फरवरी तक 280 के ऊपर निकल रहा है। अगर 280 के ऊपर निकल करके सस्टेन हो गया तो ठीक है, आपको रिबाउंड में मेरे ख्याल से 350 तक दिख जाए और वहां पर निकल भी जाना चाहिए। आई डोंट नो आपकी बाइंग कितनी थी, क्योंकि MEIL मैंने कम से कम 3 महीने पहले रिकमेंड किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अभी आपको 280 का वॉच आउट करना चाहिए कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। एंड टू यू एंड ऑल व्यूअर्स, जितने भी लोग हैं बाकी भी देख रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आप तो इट्स नॉट अ वाइज आइडिया एक्चुअली, प्लीज डोंट डू दिस। बिल्कुल, और हम लोग भी कहते हैं कि देखिए स्टॉप लॉस सुरक्षा कवच है आपका, अगर आप इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो आप फंस जाएंगे, जैसे आज स्थिति देखने को मिल रही है। तो देखिए मैम ने आपको क्लैरिटी दी, हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर आप फॉलो करेंगे और आप आगे जो है वो फायदे में रहेंगे। एक पलक जी कह रहे हैं कि लव यू मैम और बिफोर द मार्केट ओपन थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ, आपके हेल्थ के हिसाब से मैम विशेष दे रही हैं आपको ताकि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो। यहाँ पर एक और हम लोग लेते हैं और फिर आखिरी सवाल लेके फिर हम लोग बस वाइंड अप करेंगे मैम। एक नागराज जी हैं, SBI बैंक में पुट ले रखी है इन्होंने, होल्ड करें क्या किया जाए? सीरीज पे भी होगा तो कल एक्सपायरी है। तो देखिए SBI में आई एम एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी पुल बैक। तो अब क्योंकि इस मंथ में ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशंस बन गई होंगी तो आपकी कितने की आपकी बाइंग है, आई डाउट कि आपको प्रॉफिट होगा इस सीरीज में, क्योंकि ये कल ही एक्सपायरी होने वाली है। बट यस, अगर आप क्योंकि 1220 के आसपास 1230 1200 से ऊपर का भाव 1200 से लेकर के 1240 की ये जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं एक ओपन इन्विटेशन है कि 10% का अपसाइड या फिर 10% 10 से 12% का डिक्लाइन एनीवे मार्च में पॉसिबल लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने की बजाय डोंट ट्राई टू बी एब्सोल्यूट करेक्ट इन द डायरेक्शन, प्ले द लेवल। आप यहाँ पर लेवल प्ले कर सकते हैं कि 1200 से 1240 की जो रेंज है, यहाँ पे न्यूट्रल हेजिंग स्ट्रैडल्स भी अगर आप बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपकी जो भी पुट है फरवरी में तो मुझे डाउट लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है और स्टॉक कहीं ना कहीं जितने भी पुट्स लेवल को लेकर के बैठे थे, क्योंकि प्राइस उतना चढ़ा है 1200 के आसपास का, तो सबको लग रहा था अब गिरेगा कि तब गिरेगा। बट क्योंकि मंथली एक्सपायरीज होते ही सरप्राइज करने के लिए है, तो वो सरप्राइज यहाँ पर दिखेगा। सो रादर यू होल्ड अ पुट। मुझे लगता है कि आप एक हेज स्ट्रेटेजी स्ट्रैडल, सिंपल स्ट्रैडल आप नेक्स्ट मंथ की सीरीज पर बना ले तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको 10% की रेंज प्ले करने के लिए मिल जाएगी स्पॉट चार्ट पर, और आपको वही करना चाहिए इन माय ओपिनियन। बाकी आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपको लगता है ट्रेडर्स, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरी सलाह तो यही है कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं बल्कि लेवल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे पूजा जी कह रही हैं कि हर्ष जी योर स्माइल इज गुड। मैम मेरी स्माइल पे तो सवाल आरोप लगते हैं कई तरीके के, क्या कहा जाए यहाँ पर। मैम आखिरी सवाल और फिर इसके बाद हम लोग वाइड अप करेंगे। मैम अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लेता हूँ मैम। यहाँ पर इसकी जो सहायक कंपनी है अडानी गंगावरम पोर्ट जो है, उसके जरिए NMDC और वेले SA के साथ जो है एक रणनीतिक समझौता यानी कि MOU साइन किया गया है। इस समझौते के तहत जो है यहाँ पे गंगावरम पोर्ट पर एक इंटीग्रेटेड आयरन और ब्लेंडिंग सुविधा और खासतौर पे यहाँ पे जो SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको विकसित किया जाएगा।
और यहाँ पर जो है इन तीनों कंपनियों को मिलाकर जो है एक इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आयरन और ओर की ब्लेंडिंग और वैल्यू एडिशन और साथ ही कमर्शलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दें कि गंगावरम पोर्ट जो है भारत का पहला ऐसा पोर्ट बनने की ओर बढ़ रहा है जो कि वेलमैक्स जहाजों को संभाल सकता है, यानी कि जो दुनिया के सबसे बड़े कैरियर हैं उनकी क्षमता जिनकी आप ये समझिए कि 4 लाख टन के आसपास है, उन तक की स्थिति देखने को मिल रही है। मैम कैसे देखना चाहिए यहाँ पे एक एक करके जो अडानी ग्रुप है एक्सपेंशन हर जगह पर फैला रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पे अडानी पोर्ट्स के लिहाज से खबर है ये? ओके तो ये न्यूज इन्वेस्टर्स को बड़े क्लोजली देखना चाहिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के तौर पर। ये अच्छी न्यूज है। इन्वेस्टर्स ढूंढिए, मौके ढूंढिए कि आपको अडानी पोर्ट कहाँ सस्ते में मिले, और 1500 से 1400 की रेंज हर्षी टू मी इट्स एन गुड रेंज। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। एंड अगर एक चीज और देखेगा कि इनका ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप के जो न्यू एक्सपेंशन हैं वो ज्यादातर आपको कोर इंडस्ट्री में दिखेंगे, कोर सेक्टर्स में दिखेंगे। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर स्टार्टिंग में आपके कैपेक्स एंट्री कैपेक्स ज्यादा होते हैं, एंट्री बैरियर्स बहुत हाई होते हैं, आपके पीर्स इजीली एंट्री नहीं कर पाते। सो वंस यू गेट स्टेबलाइज्ड आप रूल कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया जो इतना एक्सप्लेन किया है। सो यस विद दैट एस्पेक्ट। और हाँ, इंडिया में जो न्यू आयरन ओर्स के रिजर्व्स मिले हैं सम नागपुर साइड में, गढ़चिरौली नागपुर साइड, तो ये एक बड़ा एक एक्सपोर्ट मार्केट भी इंडिया के लिए बन सकता है। एंड स्पेसिफिकली दिस विल इंडीड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री में आपको एक सस्ते प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आपको मिलने की चांसेस बनेंगे अगर आपको क्रूड अगर इंडिया में ही, मतलब आपको जो पिग आयरन है अगर वो आयरन और इंडिया में ही अच्छी क्वालिटी का मिलने लगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि स्टील इंडस्ट्री में सस्ता होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। एंड वापस आती हूँ अडानी पोर्ट पर, ये पॉजिटिव न्यूज है। इन्वेस्टर 1400 से लेकर के 1500 की रेंज में एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस एक बड़ा है, 1250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट के तौर पर 1800 से पहले निकलिएगा मत। तो ये एक व्यू है। बाकी ओवरऑल आप धीरे धीरे करके आप लोग नोटिस करेंगे कि माइनिंग मिनरल इन पर गवर्नमेंट का फोकस है। तो कुछ ऐसे स्टॉक भी है जो कि इस इंडस्ट्री को प्रॉक्सी सपोर्ट देते हैं, जैसे कि एस कंस्ट्रक्शन। एस कंस्ट्रक्शन एक ऐसी कंपनी है जो कि माइनिंग में अपने प्रोडक्ट्स, अपनी मशीनरीज को प्रोवाइड करती है। तो एस कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज को आप दबे हुए गिरे हुए भाव पर जहां पर मिले आपको मौका, आप खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि क्रेन्स सो मेनी अदर थिंग्स वहां पर आपको मिलेगी जहां पर ये कंपनी डिप्लॉय करती है माइनिंग में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने, अपना कीमती समय दिया। और मैम साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। देयर वर मेनी स्टॉक्स हर्षी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है विद द सेम व्यू। हमने मेंबर्स के साथ भी है, जहां पर भी हम लोग रहेंगे वहां पर सेम व्यू रखा जाएगा। बाकी स्टॉक्स कॉमन है, तो मेंबर्स के पास उनके पोर्टफोलियो में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब में हो सकता है, बट टू बी स्पेसिफिक इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो देयर वाज वन स्टॉक व्हिच आई वाज होल्डिंग। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अगर है तो, नहीं है तो रख लीजिए। एक एक हेल्दी, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होता है, अगर फंड है थोड़े से तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी फैमिली वाला कर लो। अगर नहीं है तो थोड़ा सा ही चार्ज लेते हैं, ज्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। तो जहां तक हो सके अपनी कैपिटल के प्रति जितना हो आप लोग प्रोटेक्टिव अप्रोच रखिए। तो अगर आप बचा पाएंगे तो आप बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।